So hello guys, my name is Vipin. Welcome on my YouTube channel Commerce Night. So जिन भी बच्चों ने भी क्लास 10th पास करी है और वो सोच रहे हैं कॉमर्स परस्यू करने का, या फिर जिन्होंने 11th में कॉमर्स परस्यू कर रहे हैं अभी, उनके पास डेफिनेटली एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस स्टडीज नाम का. इट्स अ लिटिल बिट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, सो कई बार बोरिंग हो जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट सो टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज आई कैन मेक. तो बेसिकली जो बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. सो बेसिकली इसके अंदर, इस चैप्टर को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच आई हैव रिटन हियर. ये 8 पार्ट्स हैं, बट फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं जो आपके, वो आपके बेसिकली इवोल्यूशन के अंदर आते हैं. इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, बेसिकली जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है इट इज मोर अबाउट हिस्ट्री, और जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस वाला जो पार्ट है वो कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड है. जैसे कि कंटेम्प्रेरी या फिर जो आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बिजनेस के से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड है आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वाला पार्ट. तो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में आपके 3 चीज आती है. बिजनेस, सबसे पहले तो बिजनेस क्या है, क्योंकि हम बड़ी बिजनेस स्टडीज रहे हैं तो बिजनेस के बारे में तो पता होना चाहिए. बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, मतलब कितने क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं. उसके बाद बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है. तो ये सारी चीज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. मेजर फोकस हमारा इसी वाले पार्ट पे रहेगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से आते हैं. जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो जनरली उतना मार्क्स, उतनी मतलब वेटेज नहीं होती उसके पेपर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस. सो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले हम रीड करते हैं, फिर देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. सबसे पहले, ट्रेड एंड कॉमर्स हैज प्लेड एन important role in growth of an economy from the time of immemorial. Example, Harappa and Mohenjo-daro were commercial cities in 3rd millennium BC in Indian subcontinent. So सबसे पहला पैराग्राफ ये बता रहा है आपको कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मतलब बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. इंडिया का, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एग्जांपल ले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिटीज रही हैं इंडिया के अंदर, कमर्शियल सिटीज रही हैं जिन्होंने इंडिया की ट्रेड एंड कॉमर्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करी है. Continuing with our second paragraph, physical environment of Indian subcontinent has helped it in evolving as a major power in economic world from ancient time. The Silk Route facilitated its further progress in terms of domestic and international trade. So, इंडिया इतना ज़्यादा फर्दर ग्रो क्यों कर पाया इन टर्म्स ऑफ इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सबसे बड़ी इसकी वजह थी फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया को लोकेशनल एडवांटेज था. इंडिया ऐसी लोकेशन पे स्टैब्लिश है जहां पे मतलब ट्रेडर्स आते थे और इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड भी बहुत ज्यादा फैला. इंडिया ऐसी लोकेशन, मतलब लोकेशनल एडवांटेज की वजह से इंडिया का ट्रेड इतना ज्यादा फैल पाया, या फिर इसकी फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से. और सिल्क रूट, आपने डेफिनेटली हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा सिल्क रूट के बारे में, कि सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा, सिल्क रूट क्या था. तो सिल्क रूट ने भी इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को फैलाने में काफी ज्यादा मदद करी है. अब यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स नोट कर रखे हैं इस ट्रेड एंड कॉमर्स. सो जो ये टॉपिक्स हैं ये हम आगे कवर करने वाले हैं. सो स्कीपिंग दिस पार्ट, डायरेक्टली कमिंग टू हुंडी. हाँ, सो लेट्स सी व्हाट इज हुंडी. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है. पहले हम रीड कर लेते हैं कि हुंडी का मतलब होता क्या है. इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज which was used in Indian subcontinent. It involved a contract which warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation. सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले से कि लेट्स से एक पर्सन ए है वो इज अ सेलर, और एक पर्सन बी है वो इज अ बायर. अब ए ने बी को गुड सेल करे. ए कौन है? ए है आपका सेलर और बी है आपका बायर. अब ए ने बी को गुड सेल करे. जब ए ने बी को गुड सेल करे तो ए कहेगा भाई मुझे पैसे चाहिए. बी कह रहा है मेरे पैसे नहीं है,
मैं आपको हुंडी लिख के दे देता हूँ। तो हुंडी का मतलब क्या होगा? हुंडी एक तरीके से आप लिख के दे रहे हो कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, बट इन फ्यूचर यू विल मेक दिस पेमेंट। सो बेसिकली इसी को हम हुंडी कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है वो यही बता रहा है, वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसा पे करने का प्रॉमिस करते हो आप उससे। प्रॉमिस है या फिर ऑर्डर, ऑर्डर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर। सेलर ऑर्डर दे सकता है कि मुझे पैसा दो, क्योंकि मेरे पास ये हुंडी है। यू आर सपोज टू पे मी दिस अमाउंट ऑफ मनी विच एक्चुअली यू हैव रिटर्न ऑन दिस हुंडी। जो तुमने हुंडी पे लिखा है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि हो, जैसे कि बी है, ऐसा नहीं कि बी, मान लो बी को पे करना है। अब बी से ना, मतलब बी को किसी और से पैसे कलेक्ट करने थे। बी को मान लो एक पर्सन सी था, उसे पैसे कलेक्ट करने थे, तो वो हुंडी को पर्सन सी को दे देता है, मतलब कह देता है कि तुम मेरी जगह पेमेंट कर दो, तुम मेरी जगह पेमेंट कर दो। तो सी को उसकी जगह पेमेंट करनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है ए ने किसी से पैसे, ए को किसी को पैसे देने हो तो ए अपनी हुंडी उसको दे सकता है। वो जाएगा और बी को बोलेगा भाई बी तुम पेमेंट करो। तो बेसिकली ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हुंडी की। जो टाइप्स ऑफ हुंडी हो है, उसका सबसे पहला टाइप आता है आपका दर्शनी हुंडी। सबसे पहले देख लें दर्शनी हुंडी होती क्या है। और दर्शनी हुंडी का हमने फर्दर पार्ट्स भी देखे, दर्शनी हुंडी फर्दर कितने पार्ट्स में बटी पड़ी है। सबसे पहले दर्शनी हुंडी की बात करें तो दर्शनी हुंडी नाम से पहले दर्शनी दिखाना पड़ेगा आपको जाके उस हुंडी को कि आपके पास ये हुंडी है, मुझे इतना सम पेमेंट कर दो, इतना इतना सम ऑफ मनी मुझे पेमेंट कर दो। सबसे पहले भाई आपकी सबसे पहले आपके धनी जोग। धनी से आपका नाम पता चला, धनी मतलब अमीर। तो इसको पे कर सकता कोई भी पर्सन। और नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, मतलब क्या है? लेट्स से एक पर्सन ए है, वही हमारा एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ए सेलर, बी बायर। ए ने गुड सेल करी बी को, और बी को करनी थी पेमेंट, पर बी पेमेंट कर नहीं पाया। उसने अभी बी का पैसा नहीं था, उसने हुंडी लिख दी। अभी उसने भी लिख दी हुंडी। उसने कहा मैं आपको हुंडी दे देता हूँ, फर्दर आप बाद से पेमेंट ले लेना। ये हुआ। अब बी के पास था, मतलब पैसे तो थे नहीं, तो उसने हुंडी लिख दी। अब बी को ना किसी और से पैसे लेने थे, उतना ही सम लेना था मनी का। तो बी क्या करता है, सी पर्सन को कहता है कि भाई जाओ तुम पेमेंट करो। और तो यहाँ पे मतलब बी की लायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी होगी सी की, को सी को पेमेंट करनी है। तो सी विल बी लायबल टू पे टू ए। तो बेसिकली ये आपकी धनी जोग हुंडी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सेकंड नंबर पे सहयोग। अब सहयोग में क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या कहा था, जिस पर्सन का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी किसी और पे भी हो सकती है। सब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि विलेज में ना कुछ अमीर लोग होते हैं, जैसे कि मान लो कोई पर्सन जो बहुत अमीर है, जो गांव में लोगों को ना लोन वगैरह देता है। जैसे कि पर्सन ए है यहाँ पे, अब पर्सन ए है जो यहाँ पे ना गांव में लोगों को लोन वगैरह देता है, और एक बी है जिसने लोन लिया है इसे, तो बी को पेमेंट भी करनी पड़ेगी लोन की। अब बी कहता है कि मैं अभी आपको ना हुंडी लिख देता हूँ। बी कह रहा है मैं आपको ना अभी हुंडी लिख देता हूँ, बाद में आपको फर्दर में पेमेंट कर दूंगा। वो ऐसा कह रहा है। ऐसा है। अब ए तो भाई ए लोगों को पैसे देता है, यानी कि डेफिनेटली ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, पेबल, अ स्पेसिफिक पर्सन। पे कौन करेगा? पे यहाँ बी करेगा, कि बी ने लोन लिया। भाई बी ने लोन लिया तो बी ही पे करेगा, बी की जगह कोई और लोन क्यों पे करे? यहाँ पे ट्रांसफरेबल वाला सीन, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पे उसी को करना है जो जिसने लोन लिया है। और किसको पे करना है? टू समवन रिस्पेक्टेबल, टू समवन रिस्पेक्टेबल। ए भाई डेफिनेटली विलेज का अच्छा खासा प्रॉस्परस आदमी होगा, जो लोगों को लोन देता होगा, डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल होगा। लायबिलिटी ओवर रिसीव पेमेंट। अब लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी है भैया इसकी, बी की, जिसने पेमेंट ली है। और किसको पे करना है इसे? पेबल किसको है? स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन कौन है आपका? स्पेसिफिक पर्सन है आपका ए। और ए भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो मैं कुल मिला के ये है कि ए एक पर्सन था जो गांव का मतलब अच्छा खासा जाना माना आदमी है। वो बी को लोन देता है, और बी कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको हुंडी लिख देता हूँ, बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा।
तो लाइबिलिटी यहाँ बी की है, बी अपनी लाइबिलिटी किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, और ए को ही पैसा मिलेगा बस, ए के अलावा किसी और को नहीं मिल सकता। ए वो स्पेसिफिक पर्सन जिसको पैसा मिलेगा, और बी वो पर्सन है जिसके ऊपर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी और रिसीव पेमेंट, रिसीव किसने करी है? बी ने रिसीव करी है। तो कुल मिला के ये वाली बात है सहयोग हुंडी के अंदर। अब आपने फरमान वर्ड जरूर सुना होगा हिंदी के अंदर, फरमान। फरमान मीन्स क्या होता है? आपने मतलब एक आदेश निकाल दिया कि बस सबको ये मानना है। तो वैसे ही एक सेम केस यहाँ पे भी फरमान जोग में से कि ए जैसे लेट से ए आपका एक सेलर है और बी है आपका बायर, और बी के पास पैसे थे नहीं तो उसने हुंडी लिख दिया। अब हुंडी उसने जब लिखी, जब अभी उसके पास ए आएगा, ए उसको ऑर्डर देगा मुझे पेमेंट दो, तो उसे करनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपकी फरमान जो हुंडी के अंदर आ जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट टाइप जो है वो दर्शनी हुंडी का, वो है देखनहार। देखनहार का मतलब देखने का, देखन का मतलब पता चल रहा होगा देखना, देखकर। तो वैसे ही तो ये हुंडी किसको पेबल है भाई? जैसे कि कोई भी पर्सन आया, उसने आपको प्रेजेंट करी हुंडी, तो भाई आपको उसको पे करनी पड़ेगी। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दर्शनी हुंडी होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ हुंडी, विच इज मुद्दती। अब मुद्दती का मतलब क्या होता है? मुद्दती का मतलब होता है जैसे कि जो दर्शनी हुंडी होते हैं ना, उसको हम दिखाकर भी दिखाते हैं, फिर से हमें पेमेंट मिलती है, और उसमें टेंडर फिक्स नहीं होता। हमने बात करी थी, टेंडर फिक्स नहीं है। मुद्दती के अंदर मुद्दती को जो डिफरेंट बनाता है दर्शनी से, वो बनाता है उसका टेन्योर। इसका मतलब टेन्योर फिक्स है आपका, कि आपको भाई इतने टाइम के बाद पेमेंट करनी है मुद्दती के अंदर। ये मुद्दती को डिफरेंट बनाता है, यही चीज मुद्दती को डिफरेंट बनाती है, फिक्स टेन्योर वाली चीज। सबसे पहले अब बात करते हैं दर्शनी योग। हमने दर्शनी की बात, दर्शनी योग। अब दर्शनी योग क्या है? सो पेबल एनी पर्सन, किसी पर्सन को पेबल है, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, बट पेबल ओवर अ फिक्स टर्म। सो इट इज मोर और लेस लाइक धनी जोग हुंडी। ये लगभग धनी जोग जो हुंडी जैसी ही है, दर्शनी जोग। बट इसका ना दर्शनी के फीचर के साथ हमने एक फीचर ऐड कर दिया कि फिक्स टेन्योर के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं फरमान जोग। अभी हमने फरमान वर्ड ऊपर डिस्कस किया कि फरमान का मतलब क्या होता है। सो वैसे ही इसके अंदर भी फिक्स टेन्योर के बाद आपको पेमेंट करनी है, बट सेलर आपको ऑर्डर करेगा उससे पहले कि हाँ भाई मुझे पेमेंट कर दो, अब फिक्स टेन्योर तुम्हारा हो गया। जोखमी, जोखमी इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ हुंडी वी डिस्कस्ड इन दर्शनी हुंडी। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स है मुद्दती हुंडी का। अब इसमें क्या है, अब कई बार जैसे कि मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जोखमी हुंडी को। एक पर्सन ए था, एक था आपका बी। ए था आपका सेलर और बी था आपका बायर। अब ए को ना बी को गुड्स देने थे, ए को बी को देने थे गुड्स। ए ने कह दिया हाँ भाई मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूँ, तो मुझे पैसे दे दे। बी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको हुंडी दे दूंगा बाद में। बट हुंडी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब उसके बी को गुड्स मिलेंगे। अगर मान लो ए ने गुड्स अपनी तरफ से भेज दिए बट बी तक गुड्स पहुंचे ही नहीं, तो भैया ये एप्लीकेबल नहीं है। तो नुकसान किसका होगा? ए का। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं यहाँ लिख के रखा हमने। जोखमी हुंडी मुद्दती का एक टाइप है, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड। जैसे कि ए ने गुड्स निकाले तो उससे अगेंस्ट निकलेगी हुंडी। इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है? बी। और होल्डर, ओ सॉरी, ड्रॉअर मीन्स आपका ये है ए, जिसके पास वो हुंडी है। ड्रॉअर या फिर बियर है, ड्रॉअर या फिर जिसके पास ये हुंडी है वो है ए, वो बियर करेगा कोस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। ड्रॉई की कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब यानी कि बी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर गुड्स बीच में खो खा गए तो भाई उसकी दिक्कत नहीं है, वो हुंडी पे करने से मना करता है कि भाई मैं नहीं करूंगा क्योंकि गुड्स तो मुझे मिले ही नहीं। तो ए की लाइबिलिटी यहाँ पे, ए का ये मेक श्योर करना है कि गुड्स बी तक पहुंचे, तभी बी पेमेंट करेगा। अब बढ़ते हम आगे। हमने देख लिया हुंडी क्या होती है, हमने हुंडी के टाइप देखे, दर्शनी और मुद्दती हुंडी। फिर हमने दर्शनी और मुद्दती हुंडी के अंदर भी उनके फर्दर क्लासिफिकेशन देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सेट, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अभी हमने हुंडी के बारे में ही बात करी है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंदर। पिछली अभी हमने हुंडी की बात करी। अब हुंडी क्या आ रहा है हमारा? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। मोर और लेस सारे टॉपिक आसपास में एक दूसरे एसोसिएटेड है। सो ध्यान से सुनना कि अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होता है क्या। इंडिजीनियस मतलब बहुत पुराना, इंडिजीनियस घरेलू बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया का चलता था। शुरुआत कैसे हुई इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की?
घरेलू बैंकिंग सिस्टम, सिंपल सा इसका मतलब ये है। अगर हेल्प इसकी हेल्प इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। सो सबसे पहले तो हम पैसा देकर, पैसा मतलब आपको देता था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज को फैलाने के लिए पैसा मिल जाता था यहाँ से। फाइनेंस करता डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड को पैसा देकर या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट से, क्रेडिट के थ्रू। और कुछ लोग पीपल बिगन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद बैंकर कोल्ड सेट्स। अब लोगों ने ना इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के अंडर अपना जो उनके जो प्रीशियस मेटल्स होते थे वो उन्होंने बैंकर्स के साथ, बैंकर्स यानी कि मतलब वो लोग जो मतलब उन मेटल्स को अपने पास रखते थे, उन्हें से उनको हम क्या कहते थे, सेठ। और मनी become an instrument for supplying the manufacturer with a means of producing more goods। means of producing का मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल कहते हैं, फिर जितनी भी चीज जरूरी है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए वो आप मनी के थ्रू खरीद सकते थे। बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है राइजिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब इंटरमीडिएटरीज का आपको मतलब को पता होगा, मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए बिचौलिए कह लीजिए, या फिर बीच में मतलब जो ब्रोकर्स की तरह पे काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और यहाँ पे ना एक बैंक्स भी आप जोड़ सकते हैं। और ये कहाँ पे आप ये वर्क करते हैं, फॉर होलसेल एंड रिटेल गुड। अब पहला पॉइंट हमने लिख रखा है इंटरमीडिएटरीज प्रोवाइड सिक्योरिटी टू मैन्युफैक्चरर्स लाइक बाय टेकिंग, कैसे करते थे मैन्युफैक्चरर्स, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क इन्वॉल्व। इंटरमीडिएटरीज ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी मैन्युफैक्चरर्स को, और वो उनकी जगह रिस्क लेती थी। जैसे कि एक ब्रोकर है, ए को गुड्स सप्लाई करते थे बी को, और ब्रोकर था हमारा सी। ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है और बोलता है कि इनकेस अगर बी से अगर ए को पेमेंट नहीं मिली तो देन आई विल मेक पेमेंट। तो कुछ इस तरीके की मतलब चीजें लाकर वो मतलब रिस्क रिड्यूस कर देते थे, और मतलब दोनों पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बिल्ड कर देते थे कि हाँ कि भाई हाँ पेमेंट हो जाएगी, मैं हूं तो हो जाएगी ये चीज, अगर नहीं भी हुई तो आई एम देयर, आई विल कंपनसेट यू फॉर योर लॉस। तो कुछ इस तरीके का सीन था इंटरमीडिएटरीज का, इंटरमीडिएट में स्पेसिफिकली ब्रोकर्स का। हमने रिस्क की बात कर ली। अब रिस्क के बाद भाई रिस्क तो खत्म, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसे के नाम पे हमारे पास एक इंटरमीडिएटरी होती थी, बैंक कह लीजिए, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन जहां से हमें पैसा मिल जाता था, उन्हें हम कह सकते थे। सो इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड एडवांसेस एनहांस्ड कमर्शियल ऑपरेशन। अब जैसे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आज नगद कल उधार वाली बात है, सॉरी आज उधार ले लो कल पेमेंट कर देना, कुछ ऐसा सीन था। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड एनहांस कमर्शियल ऑपरेशंस। इसकी वजह से आपको कमर्शियल ऑपरेशंस इंप्रूव हुए। कमर्शियल ऑपरेशन मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव हुआ। जितनी भी ये ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई, बैंक की इन्वॉल्वमेंट हो गई लोन्स एंड एडवांसेस में, तो इन सब चीज़ों की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स आपका और डेवलप हुआ। अब राइजिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज पर लिया। अब आता है ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम। जो बिगिनिंग से ही लैंड और वाटर, क्योंकि पहले इतना ज्यादा जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, इतना ज्यादा मतलब ना इतनी टेक्नोलॉजी की शुरुआत के टाइम में कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो इतना फैले। तो शुरुआत में जो एंशिएंट टाइम में हम जनरली लैंड और वाटर का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते थे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैड डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा था। उसके अंदर जो आज का इंडिया सिर्फ वही नहीं इंक्लूड नहीं होता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना का कुछ पार्ट, म्यांमार तक काफी आगे तक फैला पड़ा था। तो काफी सारी कम्युनिटीज थी वो इंडिया के इस पार्ट, जो डिफरेंट कम्युनिटीज इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ट्रेड करती थी, मतलब ट्रेड में वो इन्वॉल्व होती थी। मेनली वही डोमिनेट करती थी उस पार्ट में ट्रेड को। जैसे कि पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट इन साउथर्न इंडिया में मतलब सॉरी नॉर्थर्न इंडिया में पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स का मतलब वो डोमिनेटेड था। जो ट्रेड एंड कॉमर्स था
नॉर्थन इंडिया के अंदर, उसमें पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होती थी और यही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे वहाँ पे। अब भट्ट्स होते थे गुजरात के अंदर, गुजरात एंड राजस्थान के अंदर होते थे भट्ट्स, महाजन्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया एटसेट्रा। और अब जैसे कि हम बात करते हैं मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की हम डिस्कस करते हैं। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का मतलब कुछ मर्चेंट्स मिले और उन्होंने अपना एक समूह ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को बेसिकली हम कहते थे गिल्ड। और गिल्ड्स के ना अपने नियम कायदे कानून होते थे कि ये नियम है, कायदे कानून है, ये सबको फॉलो करने, और जो जो हमारा मेंबर बनेगा उसको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे गिल्ड्स की कुछ शर्तें होती थी, गिल्ड्स जो उनका ग्रुप होता था। अब गिल्ड्स क्योंकि ग्रुप होता था तो उनकी कुछ शर्तें सामने वाले को ही माननी पड़ती, जो उनकी फिक्स शर्तें होती थी कि भाई हमारा ट्रेड करना तो हमें ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो हमारी कम्युनिटी कोई भी लोग आपका ट्रेड करेगा ही नहीं। तो मतलब इतना ज्यादा, जब इतने ज्यादा मतलब आप कलेक्टिव हो जाते हो तो डेफिनेटली सामने वाले को भी आपकी बातें माननी पड़ जाती है। तो यही यही चीज यहाँ पे भी थी। अब देखते हैं ये था क्या। मर्चेंट कम्युनिटीज ड्राइव पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स which were autonomous corporations formed to protect interest of traders। जैसे कि हमने कहा कि मतलब वो कलेक्टिव थे, कलेक्टिव है तो मतलब आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट मतलब अपने हक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो चीज आपके राइट के अंदर है, आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर है, आपको उससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आप कलेक्टिव हो। क्योंकि एक साथ हो तो आपको मतलब कोई तोड़ नहीं सकता, बट अलग अलग हो तो कोई भी आपको तोड़ देगा। तो वैसे वाला सीन था यहाँ पे गिल्ड्स में। और इन कॉर्पोरेशन की एक खास बात, दीज कॉर्पोरेशन फॉर्म देयर रूल्स ऑफ मेंबरशिप। मतलब अभी हमने बात करी कि मेंबर मतलब अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। एंड उनका कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बना दी कि किसी और का ट्रेड करेंगे तो भाई इस तरीके से करेंगे, हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ऐसे कुछ नियम उन्होंने बना दिए। और विच एवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। भाई यहाँ तक कि किंग्स को भी उनके मतलब जो उनके कायदे कानून या फिर ये कह लो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है वो किंग तक को मानना पड़ता था। किंग भी उनके मतलब बनाए हुए रूल वगैरह को ब्रेक नहीं कर सकता था, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता था, उसको उन रूल्स को रिस्पेक्ट देना पड़ता था। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेजर ट्रेड सेंटर्स की। फन मार्क्स में आता है जनरली ये क्वेश्चन कि मेजर ट्रेड सेंटर्स के एक दो तीन के नाम पूछ सकता है, इनमें से कुछ एक दो तीन के नाम दे देगा, एक आपको ऐसा दे देगा जो जो उसका पार्ट नहीं है एमसीक्यूज के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेड सेंटर्स थे क्या एंशिएंट इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरई, ब्रोच, कावेरीपट्टनम और ताम्रलिप्ति। सो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे आपको। अब बढ़ते हैं हमारे मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की तरफ से कि इंडिया के अंदर मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर क्या चीजें शामिल होती थी, जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। सबसे पहली जो हमारी एक्सपोर्ट के अंदर शामिल होती थी वो थे हमारे स्पाइसेस, व्हीट, सुगर, इंडिगो। इंडिगो मतलब आपको पता होगा नील, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि फर हो गए, पिल्स हो गए एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। अब उसके आते हैं इम्पोर्ट की तरफ। इम्पोर्ट जो हम किन चीज़ों करते थे, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क फ्लैक्स, लीनर, गोल्ड, सिल्वर, टिन एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ों का हम करा करते थे इम्पोर्ट। सो आपको ध्यान रखने की हम किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे, किन चीज़ों का हम इम्पोर्ट करते थे। सो अभी तक हमने जितना डिस्कस कर लिया, अब हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 1 AD अप टू 1991। सो हम टाइमलाइन को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। बिफोर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट, और उनके बर्थ के बाद को हम कहते हैं एडी। सो हम फर्स्ट एडी से 1991 एडी तक का डिस्कस करने वाले कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं फर्स्ट एडी में। फर्स्ट एडी में भाई इंडिया वाज द डोमिनेटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। एक तरीके से आप लायन कह लीजिए, मतलब अकेला था भाई। 32% ग्लोबल आउटपुट का 32% इंडिया की तरफ से जाता था, जो लार्जेस्ट था तब। और इसने अपनी लेगेसी को इट कंटिन्यूड इट्स लेगेसी
टिल द एंड ऑफ 1000 AD। भाई बढ़िया चला 1000 AD तक, वापस से हमने 32% किया जो वर्ल्ड आउटपुट था उसका, और हमारा जो अभी अभी भी लार्जेस्ट था। इंडिया कंट्रीब्यूशन इज स्टिल लार्जेस्ट, बट यहाँ पे आएगा 1550 AD। जब 1550 AD आ गया, अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि क्लोज आ रहा है 2023, जो अभी हमारा टाइम, जो अभी हमारा ईयर चल रहा है, धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा है। सो 24.36% ऑफ था, नीचे आया, और सेकंड इन रीजनल शेयर। अब 1600 AD के अराउंड थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि 24.36 पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लगभग वही हमने कंटिन्यू करा इस दौरान। अब आता है जब 1700 और 1750, अब आपको ध्यान होगा इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर एंट्री करी थी, और जब उन्होंने इंडिया के अंदर एंट्री करी ना, इंडिया का शुरू हुआ एक्सप्लॉयटेशन, और यहाँ से इंडिया थोड़ा बहुत डगमगाना यहाँ से शुरू हो चुका था अभी, पर फिर भी 25% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट अभी हम दे रहे थे। अब 1850 AD का अराउंड 5 to 10%, देख रहा कितना जल्दी फॉल आया, हम ऊपर नीचे चलता रहा। 9.2% ऑफ वर्ल्ड इनकम ब्रिटिश एम्पायर। अब वर्ल्ड ब्रिटिश जो यहाँ पे हमने लिख रखा है अभी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर धीरे धीरे हम आने लग गए थे, तो ब्रिटिश एम्पायर की इनकम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, तो वो 9.2% थी उस दौरान। अब 1900 AD में 2% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, 1913 में 5.4% ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब हमने सारी फिगर्स नोट कर रखी है, और ये फिगर्स वैसे एग्जाम में आती नहीं है, बट जस्ट आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आई हैव नोटेड डाउन ऑल द फिगर्स हियर। अब 1952 में क्या हुआ, 3.8% ऑफ वर्ल्ड इनकम, 73 में 3.1%। अब मेन बात अब यहाँ से शुरू होती है 1991 में हम लेके आए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाना जरूरी भी था, और एक्चुअल में हम नहीं लाए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, मतलब इन इंस्टीट्यूशंस के पास पहुंचा, तो इंस्टीट्यूशन रख दी एक शर्त कि भाई आप LPG की पॉलिसी लेके आओ, तभी हम आपको लोन देंगे, क्योंकि हाँ तब हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, हमें ज़रूरत थी पैसे की, तो हमने भाई उनकी शर्त मान ली, हम LPG लेके आ गए। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हम पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी हमने, और ऐसा अब बिगनिंग कैसे होती है, बिगनिंग शुरू होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान्स वर इनिशिएटेड। 5 ईयर प्लान्स हम लेके आते थे। 5 ईयर प्लान्स जो होते थे, आपको पता होगा 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान, बाद में हम 5 ईयर्स के इंटरवल पे लेके आए 5 ईयर्स प्लान, तो ये चलता था। बट इसके बावजूद भी हम ना उस मतलब बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टैग्नेंट सी इकोनॉमी हो गई है। वजह क्या थी कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे? सबसे पहले लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट नहीं थी हमारे पास। राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडुकेसी कह सकते हैं आप, नहीं था भाई हमारे पास इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस पे हो रहा था। यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था हमारा, बट फाइनली 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, LPG लेके आए, और इसने थोड़ा सा इंडिया को ट्रैक पे लाया। इंडिया अभी थोड़ा सा ना मतलब ट्रैक पे आना शुरू हुआ धीरे धीरे LPG के बाद, और कई सारे इनिशिएटिव जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ने थोड़ी बहुत हेल्प करी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप करने में, और थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने में। सो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, and thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel.